Hey everyone, good morning. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस पर्टिकुलर क्लास में हमने कल तक देखा था रिलेशनल अलजेब्रा में जॉइंस कैसे काम करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि रीनेम ऑपरेटर क्या होता है और डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है। बस ये दो ऑपरेटर ही हमारे पास डिस्कशन में बचे हुए हैं। उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेरीज लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। पर उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे चैनल लीड और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ प्लस एजुकेटर काम करता हूं। गेट एग्जाम मैंने बहुत बार लिखा है, ये रही मेरी कंप्यूटर साइंस गेट की रैंक, मेरे मास्टर्स एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये जितना भी मैंने एक्सपीरियंस या जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, ये तभी सेटिस्फाइड रिजल्ट देगी मुझे अपने लिए अपनी जिंदगी में तब जब मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। कोशिश करता हूं इस चैनल के थ्रू कि आपके लेक्चर्स, आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स ले पाऊं, आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि आपको बहुत सारा अच्छा गाइडेंस दे पाऊं, आप लोगों को अलग अलग तरीके से सही सही चीजें बता पाऊं ताकि आप लोग उस कंटेंट को, उस गाइडेंस को यूज करके और कहीं ना कहीं अपना अच्छा रिजल्ट निकाल पाएं अपने करियर को लेके। चैनल को एक्सप्लोर करिए जरूर एक बार और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भी एक बार जरूर एक्सप्लोर करिएगा। वहां पे भी आपको ढेर सारे सेशंस एक्सेस करने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्री क्लासेस हैं। ये एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट CSIT कैटेगरी में अपना प्रोफाइल बना के फ्री में, वो भी मेरा नाम जो है उसे सर्च करना होगा। प्रोफाइल पे जाके आपको मेरी प्रोफाइल एक्सेस करने को मिल जाएगी, उसमें स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। इस लिंक के थ्रू भी आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा रैंक आए तो उसके लिए आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप लेक्चर सुनते हैं, समझते हैं, बट सुनने से ज्यादा आपका टाइम सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए, जहां पे आप लर्न करेंगे उन चीजों को जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, रिवीजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट। बट सेल्फ स्टडी के लिए जो आपको कंटेंट मिला है वो कंटेंट एकदम रिच कंटेंट होना चाहिए। रिच कंटेंट का मतलब उसमें एक भी ऐसी चीज ना हो जिससे आपका क्वेश्चन ना बनने वाली पॉसिबिलिटी आपके पास में आए। बट ऐसा कंटेंट मिलेगा कैसे सर? ऐसा कंटेंट हाथ में कैसे आएगा? सारी चीजें हमारे पास ऑन द फ्लाई हमारे हाथ में हो, ऑन द प्लेट हो, हमें सिर्फ कंज्यूम करना हो उसे। ऐसा कैसे हो पाएगा सर? ऐसा तभी मुमकिन है जब आपको सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ में, अवेयरनेस के साथ में पता हो। ये सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी चीज होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड होता है स्टूडेंट्स का, कि आगे क्या करना है, मुझे ये कहां से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। अगर ये सब कुछ आपको पहले से पता होगा तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। और ये आपको पता करने के लिए या आपको पता होने के लिए जो टाइम स्पेंड होता है वो डबल, मतलब कि जितना आप सेल्फ स्टडी में टाइम स्पेंड करते हो उतना ही टाइम आपको यहां स्पेंड करना पड़ता है इस सेल्फ अवेयरनेस को बनाने के लिए। क्या करें सर? ये डबल मेहनत करेंगे? देखो दोनों ऑप्शन है, डबल मेहनत कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसमें आपको पैसा नहीं देना है, बट ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा जाता है, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है और जितनी मेहनत या एफर्ट्स हम लगाते हैं उसकी इक्विवेलेंट रैंक नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि ये मेहनत जितनी आप कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट रैंक आए तो फिर आपको कोई गाइडेड प्रोग्राम जाना होगा जहां पे आपको ऐसा कंटेंट मिले, ऐसे एजुकेटर्स के साथ में पढ़ने का मौका मिले जहां पे आपको रियल में समझ में आए कि अच्छा इस टॉपिक के कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये हम आपको बताते हैं अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, जहां पे टॉप एजुकेटर्स क्लासेस लेते हैं इस तरीके से कि आपको पता चलेगा कि ओके कंटेंट क्या है, एक्चुअल में उसका एसेंस क्या है, ये दूसरे कंटेंट से कैसे कनेक्टेड है और इसको यूज करके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, जिन्होंने मेरे प्लस के क्विजेस एक्सेस किए हुए हैं वो बता सकते हैं कि मेरे क्विजेस अगर किसी ने लिखे हैं तो उसकी गेट की प्रिपरेशन इस लेवल की होती है। क्योंकि जब क्विज लिखते हो तभी आपको रियल टेस्ट पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन में एक छोटी सी भी मिस्टेक इधर की इधर हुई, क्वेश्चन गलत, आपके मार्क्स गलत। कंटेंट पूरा पता है, सारा कंसेप्ट पता है, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो आसान नहीं होती है।
डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 55 प्लस टेस्ट हैं, सब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो भी फुल लेंथ टेस्ट है उनको मिला के। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो ये फीचर्स तो इंक्लूडेड है ही, बाकी के ये वाले फीचर्स और इंक्लूड हो जाएंगे। और क्या है उसमें, प्रिंटेड नोट्स मिलेगा आपको, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा आपको मेंटरशिप के साथ में, मतलब एक कोच होंगे जो आपके साथ अटैच रहेंगे। ये कोच आपको हेल्प करेंगे आपका 1-on-1 गाइड करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और स्टडी का प्लान बनाने के लिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, देखिए वेरियस ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आप गेट 23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में लॉन्गर ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन है। अभी से शुरुआत करिए और अभी से बेस्ट पढ़िए। पहली बार बेस्ट पढ़ेंगे तो सेकेंड टाइम उसे पढ़ने में इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, ताकि आपको वो वाला टाइम जो है दूसरी स्किल्स डेवलप करने में काम में आ जाए। ये कोड लगा लीजिएगा VDEEP10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाए और मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका मिल जाए। ब्रह्मास्त्र बैच जो YouTube पे चल रहा है उसमें आपको टॉप एजुकेटर्स की सारी क्लासेस मिलेंगी, कोर्स कंप्लीशन मिलेगा, बट ये सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस में मिलेगा, ब्रह्मास्त्र प्लस में। ब्रह्मास्त्र प्लस में एडिशनल बेनिफिट्स हैं, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस लगेंगी, DPP मिलेगा, स्पेशल एक्सक्लूसिव बैच क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पैरामाउंट 1111 भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब की ओनली क्लासेस। ओनली क्लासेस से स्टूडेंट को नॉलेज जरूर बढ़ता है, बट नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 सालों का टीचिंग का और गेट पढ़ाने का 12 साल का, खुद की पढ़ाई का भी। 2009 से गेट एग्जाम के बहुत क्लोज हूं मैं, और मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने से या लेक्चर सुनने से, नोट्स बना लेने से और सारे सिलेबस कवर करने से गेट में मार्क्स नहीं आते हैं। गेट में मार्क्स तभी आते हैं जब इतना सॉलिड आपका अंडरस्टैंडिंग हो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए वो उस आपसे बने। क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंप्रूव करना इज द बिगेस्ट चैलेंज, और वो आपको बिना किसी गाइडेंस के सीखना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, वो आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके और ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे, जहां पे आपको रैंक इंप्रूवमेंट और अलग अलग टाइप की बैचेस के थ्रू, अलग अलग टाइप के कोर्सेस के थ्रू लास्ट मोमेंट बूस्ट जो आपका है वो दे दिया जाएगा। 24 गेट के लिए नई बैच स्टार्ट हो रही है इन सारे एजुकेटर्स के साथ में। आप देख सकते हैं गुरुकुल बैच 14 अक्टूबर से आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमने कॉम्बैट टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, अराउंड 65,000 लर्नर्स ने एनरोल किया था। टॉप रैंकर्स ने ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके और बैचेस ज्वाइन कर ली हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका स्कॉलरशिप कोड भेजा गया था, अगर आपके पास है तो जल्दी से उसे यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद वो कोड वैलिड नहीं रहेगा, उसे अभी ही यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप VDEEP10 कोड यूज़ करके और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बट आप आ जाइए प्लस पे ताकि हम आपका पर्सनली ध्यान रख पाए। आप नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे बट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक हमेशा से जो मैं पूछता हूं वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट। रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो आज हमने पहले अभी तक ऑपरेटर्स क्या क्या पढ़ लिए हैं, मैं शायद लेके आया हूं। जी हाँ, सिलेक्ट ऑपरेटर पढ़ा जिसमें हम कंडीशंस लिखते हैं, यहां से रो फिल्टर आउट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों यूज में आता है सिलेक्ट ऑपरेटर, फिल्टरिंग रोज। फिर प्रोजेक्ट ऑपरेटर पढ़ा हमने। प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें सिलेक्शन कराता है, सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स, स्पेसिफिक कॉलम्स अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और चीज मैंने प्रोजेक्ट की आपको बताई थी, वो क्या है, वो ये है कि इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। ये बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें याद रखना।
अरे सर वो डुप्लीकेट वाला तो हम भूल ही गए, इसकी वजह से गलत हो गया। एक छोटा सा हिडन कंसेप्ट गया काम से। आपने पूरा रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ लिया, सारे ऑपरेटर पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, बट एक छोटी सी चीज मिसिंग हो गई, गया। और ऐसे छोटे 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 हिडन कंसेप्ट हर एक टॉपिक में होते हैं। कैसे कैसे याद रखोगे, कैसे उन्हें आप यूटिलाइज करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 3 टाइप के सेट ऑपरेटर्स हमने देखे थे, तीनों सेट ऑपरेटर्स हमने अच्छे से देख लिए थे, है ना। सेट ऑपरेटर्स में एक बेसिक कंडीशन होती है तीनों सेट ऑपरेटर्स में, कि जिन जिन के बीच में हम सेट ऑपरेशन लगाते हैं वो में कॉलम का नेम सेम होना चाहिए। उनका नहीं, नाम से मतलब नहीं है, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनियन या फिर सेट कंपेटेबिलिटी, ऑपरेशन कंपेटेबिलिटी उसे, या टाइप कंपेटेबिलिटी उसे कहा गया था। ठीक है, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड जॉइंस भी पढ़ लिए थे। किस किस टाइप के जॉइंस हमने पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो 2 टेबल्स के सारी रो के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। फिर हमने 3 टाइप के बेसिक जॉइंस देखे थे। एक था कंडीशनल जॉइन जिसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर था इक्वी जॉइन जिसमें सिर्फ इक्वल टू की कंडीशन लगती है, और फिर है था नेचुरल जॉइन जिसमें ऑटोमेटिकली 2 टेबल के बीच में कॉमन कॉलम पे नेचुरल ज्वाइन हो जाता है बिना कोई कंडीशन लिखे। फिर थे आउटर ज्वाइन, 3 टाइप के आउटर ज्वाइन देखे थे हमने, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। उसके बाद ये 2 हैं ऑपरेटर्स जो आज हम देखने वाले हैं, रीनेम और डिवीजन, है ना। चल स्टार्ट करते हैं रीनेम ऑपरेटर से। देखिए हमने रीनेम ऑपरेटर को एसक्यूएल में एलियाजिंग नाम से पढ़ा हुआ है, कि अगर हमें किसी कॉलम का या किसी टेबल का एक और नाम देना है टेम्पररी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम रीनेम ऑपरेटर यहां पे यूज करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा में। रीनेम ऑपरेटर है ये, क्या बोलते हैं इसको? पी, रो बोलते हैं, है ना। चलिए, तो रीनेम ऑपरेटर जो है सेम टू सेम एस एलियाजिंग इन एसक्यूएल क्यों यूज होता है? यूज्ड टू गिव another name to a relation, टेबल को हम रिलेशन कहते हैं यहां पे, और एट्रीब्यूट्स, किसी एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हमें रीनेम करना है, अलग से नाम देना है, तो हम रीनेम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वहां पे हम रीनेम या एलियाजिंग कैसे करते हैं? किसी टेबल में लिखा हमने फ्रॉम टेबल का नेम, लेट्स से स्टूडेंट्स, तो हम या तो एस कीवर्ड लगा देंगे या विदाउट एस कीवर्ड लगा देंगे, स्पेस लिख के एस लिखेंगे। फ्रॉम स्टूडेंट्स एस, मतलब अब पूरी टेबल में हम स्टूडेंट्स टेबल को एस नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, किस टाइप का? ये। अब अगर पूरी टेबल को ही या टेबल के नाम को ही रीनेम करना है तो हम ऐसा लिखेंगे, रो टेबल का नाम यहां पे और न्यू नेम यहां उसके सबस्क्रिप्ट में, जैसे कि रो स्टूडेंट्स एस। तो इससे क्या होगा, जो पुराना नाम है स्टूडेंट्स वो तो रहेगा ही रहेगा, एक और नाम हमने स्टूडेंट्स टेबल को दे दिया है वो है एस। इस तरीके से आप पूरी टेबल को एक नया नाम दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेबल के कॉलम्स को नया नाम देना है, कि टेबल के कॉलम्स को नया नाम देना है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ओरिजिनल टेबल का नाम, न्यू नेम और कॉलम के जो भी नया नाम आपको देना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको समझ में आएगा। आपके पास स्टूडेंट्स नाम का एक रिलेशन है, इस स्टूडेंट नाम के रिलेशन में आपके पास एक रोल नंबर है, एक नेम है और एक डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये है टेबल। आप अगर इस स्टूडेंट्स टेबल को नए नाम से जानना चाहते हो, नया नाम देना चाहते हो, रीनेम करना चाहते हो, इसके साथ में इसके कॉलम के नाम को भी रीनेम करना चाहते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो। आप लिखेंगे रो, नया नाम लेट से मैंने लिख दिया STD, ब्रैकेट में रोल नंबर को दिया मैंने R, नेम को दिया N, डेट ऑफ बर्थ को मैंने दिया D, और यहां पे स्टूडेंट्स लिखा। इससे क्या होगा,
स्टूडेंट्स टेबल का नया नाम बनेगा एसटीडी, और कॉलम्स के भी रीनेमिंग हो जाएगी। पहले कॉलम को हम आर से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे को एन से, तीसरे को डी से। बस कितना आसान है, बहुत आसान सी चीज है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है बेटा? चलो, है ना? तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमें टेबल या रिलेशन का नाम चेंज करना है तो रिलेशन का नाम लिखो यहां पे, पर ये नीचे आएगा, हाँ सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। और अगर आपको टेबल के नाम के साथ में कॉलम के नाम भी चेंज करने हैं तो ऐसा लिख सकते हो। अब एक और चीज है, अगर आप चाहते हो ओनली कॉलम का नाम चेंज करना है, ओनली कॉलम्स टू बी रीनेम्ड, तो आप क्या लिखेंगे? आप ऐसा लिखेंगे, रो आर कॉमा एन कॉमा डी और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा? टेबल का नया नाम नहीं आएगा, टेबल का नया नाम नहीं आएगा, सिर्फ टेबल के जितने कॉलम्स हैं उनके ही नए नाम आ जाएंगे। दैट्स इट। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम का ही नाम चेंज करना है, टेबल एज इट इज रखनी है, तो हम ऐसा लिख देंगे, है ना? अब देखो, कहीं ना ये जो कन्वेंशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट वाले भी हो जाते हैं। कैसे? मैं बताता हूं, है ना? मैं बताता हूं, कहीं ना एरो वाला भी कन्वेंशन यूज में आ जाता है कि हम रीनेम करने की जगह पे एरो यूज कर लें। जिस तरीके से, ऐसे अदर कन्वेंशन इज लाइक दिस, रो मैंने स्टूडेंट्स टेबल में से एक्सेस करने की कोशिश की और मैंने बोला कि जो रोल नंबर वाला RNO है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा भी कहीं लिखने में आ सकता है। अगर ऐसा देखने में आए तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि RNO रोल नंबर वाला जो कॉलम है या एट्रीब्यूट है उसे हमने R से रीनेम कर दिया है, अब उसे R से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एरो कन्वेंशन भी कहीं कहीं यूज में आता है, ठीक है। होप आपको ये बहुत बेसिक सी चीज है, समझ में आ जाएगी। जहां भी आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, अच्छा ये तो रीनेमिंग कर रखी है यहां पे, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं आगे की चीजों को। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स का डिवीजन किया दूसरे रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट से, तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि R1 जो है उसकी एट्रीब्यूट की लिस्ट जो है वो सुपरसेट होनी चाहिए R2 के एट्रीब्यूट्स की लिस्ट से। तो ये जो है ना, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑपरेटर तभी काम करेगा जब एट्रीब्यूट सेट ऑफ R2 is a subset of attribute set of R1। R1 में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे वो होंगे जो R2 वाले हैं और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। R2 में पूरे के पूरे एट्रीब्यूट R1 वाले होंगे ही होंगे, R2 के एट्रीब्यूट R1 में होंगे ही होंगे फॉर श्योर। R1 में और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। हमेशा हमेशा आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि अगर डिवीजन ऑपरेटर लगाया है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो ऊपर वाले का सबसेट होना चाहिए। एट्रीब्यूट लिस्ट के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में याद रखिएगा। एट्रीब्यूट के बारे में अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो बढ़िया रिजल्ट है, प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, मैं बताता हूं। तो ये जो है यहां पे एट्रीब्यूट सेट ऑफ R2 शुड बी द सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट सेट ऑफ R1 एंड दैट शुड बी द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि ये जो है इसका जो रिजल्ट सेट बनेगा, है ना, इसके रिजल्ट सेट में जो कॉलम्स आएंगे, जो रिजल्ट सेट में कॉलम्स आएंगे वो कॉलम्स कौन कौन से होंगे या एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। एट्रीब्यूट सेट ऑफ R1 माइनस एट्रीब्यूट सेट ऑफ R2। ओ हो।
हो। अगर R1 और R2 जो हैं दो अलग अलग रिलेशंस हैं, अगर मैंने लिखा R1 डिवीजन बाय R2, तो रिजल्ट सेट में वो सारे कॉलम्स आएंगे जो R2 में नहीं है R1 के। अगर 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 एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मैंने ले लिया एग्जाम्पल सर कि हमारे पास R1 में एट्रीब्यूट्स हैं A B C D, R2 में एट्रीब्यूट्स हैं सर हमारे पास A C और D। तो बताओ, अगर हमने यहां पे R1 डिवीजन बाय R2 किया तो इसके रिजल्ट में एट्रीब्यूट क्या बनेगा? इसके रिजल्ट में एट्रीब्यूट सेट आएगा सिर्फ और सिर्फ B। क्यों? क्योंकि R1 जो है उसमें वो सारे एट्रीब्यूट हमें ढूंढने हैं जो R2 में नहीं है। सेट डिफरेंस लिखा है मैंने यहां पे, सेट डिफरेंस लिखा है मैंने यहां पे। सेट डिफरेंस में R1 माइनस R2 करोगे तो R1 के वो एट्रीब्यूट जो R2 में नहीं है, R2 वाले सारे एट्रीब्यूट हट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा B। और आप देख सकते हो R1 इज अ सुपरसेट ऑफ R2, R2 इज अ सबसेट ऑफ R1, यस, तभी आपका डिवीजन ऑपरेटर काम करेगा। बट कौन सा रिजल्ट आएगा सर? बी का पूरा एट्रीब्यूट्स आ जाएगा, एट्रीब्यूट का पूरा रोज उठ के आ जाएगा? नहीं, सारी रोज उठ के नहीं आएंगे। यहां पे एक इंटरनल चेकिंग लगेगी जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। बट सुनिएगा, समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां समझने की वो ये है बच्चा कि जब आप डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं तो दो कंपल्शन है या दो पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहला तो ये है कि जिससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो सुपरसेट होना चाहिए R2 का, है ना। उसके अलावा दूसरी चीज है जो रिजल्ट सेट बनेगा वो बनेगा न्यूमरेटर के एट्रीब्यूट सेट माइनस डिनोमिनेटर का एट्रीब्यूट सेट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो मैंने आपको यहां पे बता दी, समझा दी। अब रिजल्ट सेट समझते हैं कि रिजल्ट सेट क्या आएगा, है ना। रिजल्ट में एट्रीब्यूट बी तो आ गया, अब एट्रीब्यूट बी की कौन सी रो सिलेक्ट होके आएगी ये समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां लेके आया हूं। क्या यहां पे मैं R1 डिवीजन बाय R2 कर सकता हूं? R1 डिवाइड बाय R2 कर सकता हूं? पॉसिबल है? देखिए जरा, पॉसिबल है या नहीं है R1 डिवाइड बाय R2 करना? R1 डिवाइड बाय R2 का पहला रूल है, जो बेसिक रूल है, कि R1 शुड बी सुपरसेट ऑफ R2। R1 में है ABC, R2 में है AB। हां जी सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हां जी, कर तो देंगे डिवीजन, पर डिवीजन के बाद में हमारे पास रिजल्ट सेट में क्या आएगा? रिजल्ट सेट में आएगा इसके एट्रीब्यूट सेट माइनस इसके एट्रीब्यूट सेट ओनली C। तो अगर रिजल्ट सेट की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C आएगा। R1 डिवीजन बाय R2 का रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा सिर्फ एट्रीब्यूट C। अब एट्रीब्यूट C जो है, क्या उसकी सारी वैल्यूज आएंगी C1 C2 C3 C4? नहीं, बस यही है डिवीजन ऑपरेटर का सबसे मेन मकसद। सुनिएगा जरा, सुनिएगा जरा, यहां पे बहुत बहुत बारीक वाली चीज है जो बहुत आसान है समझना। हमें C की वो वैल्यू लेके आनी है, C की वो वैल्यू लेके आनी है जो सारी वैल्यूज से एसोसिएटेड है R2 की। हमें C की वो वैल्यूज लेके आनी है, एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए या जितनी भी ऐसी वैल्यूज हैं जो ऑल ऑफ द वैल्यूज ऑफ R2 एसोसिएटेड है जिनके साथ। बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। देखो, C की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो A1 A2 के सामने भी है और A4 A5 के सामने भी है? R2 की AB की जो दोनों वैल्यू है, ये रिजल्ट सेट और ये रिजल्ट सेट, ये रो और ये रो, इस टपल के सामने कोई एक कॉमन वैल्यू है? देखो, A1 A2 के सामने, A1 A2 के सामने यहां पे C1 है ना, है, ठीक है। क्या A4 A5 के सामने कोई एक C1 वैल्यू है? नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। सिंगल वैल्यू तो नहीं है, कोई सिंगल वैल्यू तो नहीं है, सिंगल वैल्यू तो नहीं है।
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, A1 A2 के सामने और A4 A5 के सामने C की एक सिंगल वैल्यू है क्या? कोई भी सिंगल वैल्यू ऐसी है जो C की है, जो इन दोनों के सामने यहां पे प्रेजेंट है क्या ऐसी? नहीं है, कोई भी नहीं है। C1 भी नहीं है, C2 भी नहीं है, C3 भी नहीं है, C4 भी नहीं है। तो रिजल्ट जो आएगा यहां पे वो आएगा नल, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास यहां जो डिवीजन ऑपरेटर है, वो डिवीजन ऑपरेटर काम करता है फॉर ऑल के केस में। फॉर ऑल के केस में वन वैल्यू ऑफ C1 और वन वैल्यू ऑफ C कॉलम, जो कि हमारे रिजल्ट सेट में आएगा। क्यों आएगा मैं बता चुका हूं। वन वैल्यू ऑफ C विच इज एसोसिएटेड विद ऑल द वैल्यू ऑफ दिस, इफ इट इज देन यस दैट वैल्यू विल बी फेच्ड, है ना? नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। इसको हमने C2 बना लिया। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? A1 A2 के सामने यहां पे C1 है, यहां C2 है। क्या A4 A5 के सामने भी दोनों है? A4 A5 के सामने C2 है, A4 A5 के सामने C1 नहीं है। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है C कॉलम की जो A1 A2 और A4 A5 दोनों के सामने है? हां जी सर है, विच इज C2। तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास C2 आ जाएगा। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि हमारे R2 के सारी वैल्यूज के सामने सिंगल वैल्यू एसोसिएटेड है C की? अगर है तो वो वैल्यू हमारे डिवीजन ऑपरेटर से निकल के आ जाएगी। दैट इज द मेन लॉजिक ऑफ डिवीजन। अब आप बोलोगे सर ये डिवीजन ऑपरेटर कहां यूज होता है? डिवीजन ऑपरेटर वहां यूज होता है जब हमारी क्वेरीज में फॉर ऑल का केस आता है। बताओ ऐसा कौन सा पर्टिकुलर कार है जिसको जिसको सारे ड्राइवर्स ने ड्राइव किया हुआ है, राइट? या ऐसी कार, अ पर्टिकुलर कार, सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कार विच हैज बीन ड्रिवन बाय ऑल द ड्राइवर्स। तो ऑल द ड्राइवर्स यहां पे आ जाएगी, कार यहां आ जाएगी। एक पर्टिकुलर कार है जिसके सामने सारे ड्राइवर की बुकिंग आईडी है, या जिनके सामने सारे ड्राइवर की आईडी है। अगर सारे ड्राइवर की आईडी है तो वो एक पर्टिकुलर कार निकल के आ जाएगी। वाइज वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे कौन से ड्राइवर है जिन्होंने सारी कार चला रखी है? तो ड्राइवर सारे के सारे, सारी की सारी कार यहां आ जाएंगी, ड्राइवर आईडी यहां आ जाएंगी। क्या सारी की सारी कार किसी एक पर्टिकुलर ड्राइवर के सामने मौजूद है, प्रेजेंट है? तो वो वाली कार निकल के आ जाएगी, वो वाला ड्राइवर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जहां भी हमें फॉर ऑल वाला ऑप्शन आता है इंप्लीमेंट करने के लिए, आप क्या कर सकते हो? ये डिवीजन ऑपरेटर लगा सकते हो। तो डिवीजन ऑपरेटर काम कैसे करता है? डिवीजन ऑपरेटर यहां पे R डिवीजन बाय R2 जो है वो इस तरीके से काम करेगा कि इफ एनी वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट C is associated with all values of A comma B, then it will be selected by division operator। ये है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन देखो और समझो, मेरे को बताओ इसका आंसर। डिवीजन ही करना है यहां पे, पर डिवीजन के पहले एक छोटा सा सब क्वेरी टाइप कुछ और लिखा हुआ है। 2 स्टेटमेंट में 1 बाय 1 चलाना है आपको ये चीज। बताओ, आंसर बहुत आसान होगा इसका।
पहली वाली क्वेरी चला लो, है ना, यहां पहली वाली क्वेरी ये चला लो, उसका रिजल्ट T1 में डाल दो और फिर ये डिवीजन कर दो। करो करो करो, जल्दी करो, सेशन को लाइक भी कर दो यार। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तरुण आंसर्स 3. Anybody else having any answer? एक मिनट और ले लो, आराम से सॉल्व करो, कोशिश करो, आंसर बन जाएगा, मुझे तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो सुनते हैं, समझते हैं क्या दे रखा है। कंसिडर अ डेटाबेस दैट हैज रिलेशनल स्कीमा CR, स्टूडेंट नेम कोर्स नेम। तो CR टेबल का नाम है, स्टूडेंट नेम कॉलम है ये रहा, कोर्स नेम कॉलम है ये रहा, 2 कॉलम है। एन इंस्टेंस ऑफ स्कीमा CR इज एज गिवन बिलो, ये इंस्टेंस दे रखी है पूरी, ठीक है, स्टूडेंट नेम कोर्स नेम दोनों दे रखा है। द फॉलोइंग क्वेरी इज मेड ऑन डेटाबेस, ये क्वेरी हमने रन की हुई है। द नंबर ऑफ रोज इन T2 इज, T2 मतलब ये, कितनी नंबर ऑफ रोज यहां से सिलेक्ट होके आएंगी। सबसे पहले हम T1 में देखते हैं क्या दे रखा है। हमने CR टेबल से पहले सिलेक्ट कराया स्टूडेंट का नाम SA और वहां से कोर्स का नाम निकाल के लेके आए। तो जिस जिस स्टूडेंट का नाम SA है उनके हमने सिर्फ कोर्स नेम सिलेक्ट कराए। तो अगर T1 टेबल बनाई जाए, T1 टेबल बनाई जाए, हम यहाँ पे T1 टेबल यहां बना लेते हैं। T1 टेबल बनाई जाए तो हमने सिर्फ कोर्स नेम ही निकालना है, कोर्स नेम ही निकालना है, ये निकाला हमने कोर्स नेम। अब इस कोर्स नेम में हमने कौन सा कोर्स नेम निकालना है, सिर्फ उन स्टूडेंट का जिनका नाम है SA। स्टूडेंट का नाम SA 1 2 3, 3 ही स्टूडेंट का नाम ऐसे दिख रहा है, जी हाँ यहां पे। तो इनके कोर्स नेम आ जाएंगे CA CB CC, CA CB CC, ये आ गए, आ गया, ये T1 हमें बन गया। तो T1 में हमारे पास 3 रो आ रही हैं, ये रही CA CB CC। ओके, अभी क्वेश्चन में तो T2 में पूछा है, T2 में क्या करना है हमें, CR इस ओरिजिनल टेबल का नाम, ये है ओरिजिनल टेबल का नाम CR। इस ओरिजिनल टेबल का नाम जो CR है, इस पर्टिकुलर ओरिजिनल टेबल को आप डिवाइड करोगे T1 से। अगर इस टेबल को हम डिवाइड करेंगे T1 से, T1 में है सिर्फ कोर्स नेम। अब आपको यह पता करना है पहले कि हमारा जो गिवन एट्रीब्यूट सेट है T1 में और गिवन एट्रीब्यूट सेट है इस CR में, दोनों के एट्रीब्यूट सेट में वो रिलेशन है या नहीं। कौन सा वाला, कि CR एट्रीब्यूट सेट CR शुड बी सुपर सेट ऑफ T1 का एट्रीब्यूट सेट। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट नेम कोर्स नेम है 2, यहां पे कोर्स नेम है, हाँ बिल्कुल है रिलेशन, तो डिवीजन पॉसिबल है। सॉरी, डिवीजन तो पॉसिबल है, डिवीजन तो पॉसिबल है, जी हां। अभी अगर डिवीजन पॉसिबल है तो रिजल्ट में क्या आएगा, यहां से स्टूडेंट नेम कोर्स नेम माइनस कोर्स नेम, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, रिजल्ट ऑफ CR डिवीजन बाय T1, उसमें हमें मिलेगा स्टूडेंट का नाम। अब ऐसा क्यों सर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था बाबा हमने, स्टूडेंट नेम कोर्स नेम अगर 2 एट्रीब्यूट है यहां पे जिसको डिवीजन कर रहे हैं हम,
जिससे डिवीजन कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट सेट माइनस हो जाएंगे, कोर्स नेम हटाया तो बचा खाली स्टूडेंट का नाम। अब कौन सा स्टूडेंट का नाम, हमें वो स्टूडेंट का नाम ढूंढना है जिसके सामने सी ए सी बी सी सी तीनों वैल्यूज हो। डिवीजन में हमने क्या कहा था, ये तीनों वैल्यूज किस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम के सामने प्रेजेंट है, सी ए सी बी सी सी एस ए के नाम पे सामने प्रेजेंट है, जी हां, तो एस ए सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर सी ए सी बी सी सी एस सी के नाम के सामने भी प्रेजेंट है, एस सी भी सिलेक्ट होके आ जाएगा। सी ए सी बी सी सी ये रहे तीन सीक्वेंस में दे रखे हैं, एस डी के नाम के सामने भी प्रेजेंट है तो एस डी भी सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर सी ए सी बी सी सी ये यहां दिख रहा है, एस एफ के सामने भी है, एस एफ भी सिलेक्ट होके आ जाएगा। और कोई है सी ए सी बी सी सी एक साथ, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो चार अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम सिलेक्ट होके आएंगे, आंसर आएगा 4। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आंसर आया 4 ये एग्जैक्टली है क्या, ये जो क्वेरीज लिखी है ना ये है क्या, शब्दों में मुझे बताओ, मुझे शब्दों में बताओ कि एग्जैक्टली ये है क्या। निकल के तो आ गए, कैसे निकल के आए हमने देख लिया। डिवीजन में हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उनकी सारी वैल्यू के सामने कोई एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है। सी ए सी बी सी सी के सामने ऐसे प्रेजेंट था, सी ए सी बी सी सी के सामने एस सी प्रेजेंट था, सी ए सी बी सी सी के सामने एस डी प्रेजेंट था, सी ए सी बी सी सी के सामने एस एफ प्रेजेंट था। तो ये चारों सिलेक्ट होके आ गए। जिसके सामने एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट हो, इन तीनों के सामने सिंगल वैल्यू प्रेजेंट थी, ये थी एस ए बी, एस सी बी, एस डी बी, एस एफ बी, ये सारी प्रेजेंट थी, हमने उठा के ले ली। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली ये है क्या, ये कौन से स्टूडेंट के नाम की लिस्ट बनाई है हमने, ये वो स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने वो सारे कोर्सेस, सारे के सारे कोर्सेस में एनरोल किया है जो ऐसे नाम के स्टूडेंट ने एनरोल किए थे। एस ए नाम के स्टूडेंट ने ये 3 कोर्स एनरोल किए, तो ये तीनों के तीनों कोर्सेस और किसने एनरोल किए थे, वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट जिन्होंने वो सारे कोर्सेस में एनरोलमेंट किया है जो एस ए नाम के स्टूडेंट ने एनरोल किया था, वो लिस्ट हमने यहां पे बना ली। आंसर इज 4। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जहां पे फॉर ऑल वाली कंडीशन आती है ना, फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड फॉर ऑल दोस कोर्सेस विच हैव बीन एनरोल्ड बाय स्टूडेंट नेम्ड एस ए। तो आप ये कुछ ऐसी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि ये जो यहां लिखा हुआ है ना 2 अलग अलग पार्ट्स में, ये आपके लिए बहुत आसान कर दिया इन्होंने। अगर मैं क्वेश्चन बनाया होता ना ये, तो मैं ऐसा क्वेश्चन बनाया होता, सी आर डिवीजन बाय पाई ऑफ कोर्स नेम सिग्मा स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू एस ए फ्रॉम सी आर। ये क्वेरी मैंने लिखी होती डायरेक्ट एक सिंगल स्टेटमेंट में कि पहले ये निकालो, ये जो भी रिजल्ट आए उसको उससे डिवाइड करो सी आर को, डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट में लिखना था। दोनों इन्होंने क्या किया, बांट दिया ताकि आप पहले ये वाला कर लो फिर ये वाला करो, आराम से आपका रिजल्ट आ जाए। मैं नहीं करता ऐसा, मैं डायरेक्टली ऐसा करता ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, बट एनीवे हो गया। चल ये रही आपकी एक क्वेश्चन, बताओ क्या करोगे आप। यहां पे कार की आईडी है, कार है, कार स्टेबल है, कार स्टेबल में कार की आईडी है, कार का मॉडल है, कलर है। ड्राइव स्टेबल है जिसमें ड्राइवर का आईडी है कि किस ड्राइवर ने कौन सी कार ड्राइव की है, किस डेट पे, कौन सी रेस में, है ना। अलग अलग ड्राइवर अलग अलग कार ड्राइव कर सकता है एक पर्टिकुलर रेस में, है ना। तो कौन से ड्राइवर ने कौन सी कार जो है ड्राइव की है किस डेट ऑफ रेस पे, उसकी इंफॉर्मेशन ड्राइव स्टेबल में लिखी हुई है। अब आपको ये वाला
क्वेरी का रिजल्ट मुझे एक देना है, क्वेरी लिखनी है इसकी, जो भी क्वेश्चन में यहां पे मेंशन है उसकी। करो, जल्दी से करो। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था शब्दों में, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिखना है। Write a query to find all such drivers ID who have driven all cars. मुझे ऐसे ड्राइवर्स की आईडी चाहिए रिजल्ट में जिन्होंने सारी की सारी कार ड्राइव कर रखी है। देखो, अगर आपको रिजल्ट में जो चाहिए है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, है ना। जो सारी कार्स, ऑल कार्स के बारे में बात हुई है उसे आप डिनोमिनेटर में लिखो, क्योंकि उससे डिवीजन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, सारी की सारी कार्स जिस भी ड्राइवर के साथ में कनेक्टेड है वो ड्राइवर का आईडी फेच होके आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ड्राइवर का आईडी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा ड्राइवर का आईडी, तो इसको आप न्यूमरेटर में लिखो। न्यूमरेटर में आपको कार की आईडी भी लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कार की आईडी मैच होगी डिनोमिनेटर की कार की आईडी से, है ना। तो आप क्या लिखोगे, क्वेरी यहां पे सिंपल सी, आपने सिलेक्ट कराया ड्राइवर की आईडी, प्रोजेक्ट कराया ड्राइवर की आईडी और कार की आईडी, कहां से, ड्राइव टेबल से। तो सारे के सारे ड्राइवर जिन्होंने जो जो कार चलाई है यूनिक वैल्यूज निकल के आ जाएगी। जो ड्राइवर जिसने कार कौन सी चलाई है उनकी आईडीज निकल के आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, इस कार टेबल से कार की आईडी प्रोजेक्ट करके उससे डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा इससे, इससे ये मिलेगा, यहां पे सारी कार की आईडी आ जाएंगी। यहां से चेक होगा कि ऐसा कोई सा ड्राइवर आईडी है कि ड्राइवर आईडी है 1, जिसने कार आईडी 1 भी चलाई है, जिसने 2 भी ड्राइव की है, जिसने 3 भी ड्राइव की है। अगर हमारे पास कार आईडीज हैं 1 2 3, 3 ही आईडीज हैं, तो ड्राइवर आईडी एक ऐसा मैच हो जाएगा जिसने तीनों कार चलाई हुई हैं, जिसके सामने ड्राइवर आईडी सिंगल वैल्यू, सारी वैल्यूज ऑफ कार आईडी के साथ मैच होंगी, वो ड्राइवर आईडी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ऐसा ड्राइवर आईडी सिलेक्ट हो जाएगा जिसने सारी की सारी कार चला रखी है। ये सिंपल सी क्वेरी लिखेंगे, डिवीजन की काम हो जाएगा। तो ड्राइवर आईडी सिलेक्ट होके आ जाएंगे, आप देख सकते हो DID CID माइनस CID DID मिल जाएगा, ड्राइवर आईडी मिल जाएगा, ड्राइवर आईडी मिल जाएगा ड्राइव टेबल से, और उस ड्राइवर का ड्राइवर आईडी मिलेगा जिसने सारी कार चला रखी है, जो सारी CIDs के सामने एसोसिएटेड है। ये देखो ये तो मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इसको मैंने। अब मुझे ऐसे ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने सारी कार चलाई है एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन पे सारी कार चलाई है, ऑन अ सिंगल डे, ऑन अ गिवन डे, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ऑन अ सिंगल डे, सिंगल कर देता हूं इसको, किसी एक स्पेसिफिक डे पे सारी कार जिसने चलाई है, डेट ऑफ रेस जो है वो एक ही है, और एक ऐसा ड्राइवर है जिसने सारी कारें चला रखी हैं अलग अलग रेस में उसी दिन पे, वो मुझे चाहिए। सिग्मा ऑपरेशन क्यों लगाना पड़ेगा बेटा, सिग्मा ऑपरेशन तो तब लगाना पड़ता है ना जहां पे हमें किसी वैल्यू से कंपैरिजन करना पड़ता है। वैल्यू तो है ही नहीं, यहां पे कंपैरिजन तो होगा ही नहीं।
सोचने की बात है, देखो सोचने की बात है। सोचो सोचो, आराम से सोचो, देख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। 1-2 मिनट ले लो आराम से, फिर मैं बताता हूं। प्रोजेक्ट करेंगे ड्राइवर्स को। फिर देखो, अभी क्या है, मुझे एक सिंगल वैल्यू ऑफ ड्राइवर और एक सिंगल वैल्यू ऑफ डेट को कंपेयर कराना है सारी कार्स के साथ में। हमारे साथ में है ड्राइवर का आईडी, कार का आईडी, डेट ऑफ रेस। अगर हमारे पास कोई ऐसा ड्राइवर है, लेट्स से ID1, जिसने कार नंबर 1 चला रखी है कोई स्पेसिफिक डेट मान लेते हैं हम 7 अक्टूबर पे, फिर ड्राइवर ID1 ही है जिसने सेकेंड कार चला रखी है वो भी 7 अक्टूबर पे, और ड्राइवर ID1 है जिसने थर्ड कार भी चला रखी है 7 अक्टूबर पे, तो फिर हम इस ड्राइवर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। एक सिंगल डे पे ऐसा कोई ड्राइवर है जिसने एक ही दिन पे सारी कार चला रखी है, तो हमें ऐसा कुछ डेटा चाहिए। अब जब डिवीजन करेंगे तो इस बार डिवीजन में हम डेट ऑफ रेस को भी इंक्लूड करेंगे हमारे डिवीजन ऑपरेटर पे। लास्ट टाइम नहीं किया था, आप देख सकते हो, सिर्फ ड्राइव्स में हमने ड्राइव से हमने DID और CID लिया था, ये डेट ऑफ रेस इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि अगर डेट ऑफ रेस इंक्लूड कर देते तो एक ही दिन वाला केस बन जाता जो यहां पे बनेगा। तो हमें एक सिंगल वैल्यू ऑफ ड्राइवर आईडी कॉमा डेट ऑफ रेस को, ये दोनों की कॉमन वैल्यू हर एक CID के साथ मैच करे, ऐसा कोई ड्राइवर आईडी ढूंढना है कि ऐसा ड्राइवर आईडी हो और डेट हो जहां पे हमारे सामने, जिसके सामने एक वैल्यू के सामने सारी कार की आईडी हो। तो यहां हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग ओनली DID एंड CID, डेट ऑफ रेस भी इंक्लूड करेंगे। तो आप या तो ऐसा लिख सकते हो कि डायरेक्टली ड्राइव्स टेबल है, उस ड्राइव्स टेबल को आप डिवाइड करो प्रोजेक्ट CID फ्रॉम कार से, या फिर आप इसे और ज्यादा डिटेल लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, DID कॉमा CID कॉमा डेट ऑफ रेस फ्रॉम ड्राइव्स। तीनों कॉलम का एक्सक्लूसिवली नाम आपने लिख दिया यहां पे, ताकि पता चलेगा कि अच्छा 3 कॉलम मुझे एक्सेस करना है यहां से। डिवीजन बाय CID कार्स, तो कार्स टेबल से हमने सिर्फ CID निकाला, हर एक CID की वैल्यू क्या इस पर्टिकुलर DID और डेट ऑफ रेस सिंगल वैल्यू के सामने प्रेजेंट है, अगर है तो वो ड्राइवर आईडी और डेट ऑफ रेस निकल के आ जाएगी। अब अगर मुझे यहां से सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर आईडी ही चाहिए तो इस डिवीजन का मैं फिर और प्रोजेक्ट करके और DID निकाल लूंगा। अगर मुझे सिर्फ ड्राइवर आईडी ही चाहिए तो इसका फिर से मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा यहां से, और मैं सिर्फ प्रोजेक्ट क्या करूंगा, सिर्फ DID, ताकि मुझे वो ड्राइवर का ही आईडी मिले, दैट्स इट। तो रिजल्ट सेट में हमारे पास ड्राइवर आईडी और डेट ऑफ रेस दोनों आ जाएंगे, बट अगर हमें सिर्फ ड्राइवर आईडी चाहिए तो फाइनली हम और वहां से प्रोजेक्ट करके ड्राइवर आईडी निकाल लेंगे। डिवीजन के बाद हमें दोनों मिल जाएंगे, DID और डेट ऑफ रेस, उसके बाद उन दोनों रिजल्ट सेट में से, उस रिजल्ट सेट में से हम DID निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक ऐसे DID की वैल्यू आ जाएगी जो कि सिर्फ वो ड्राइवर होंगे जिन्होंने एक ही दिन में सारी कार चला रखी है। चलो ये देखो, एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एक बार देखोगे जरा तो समझ में आएगा क्या है। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से है,
प्रोजेक्ट ऑफ नेम, अंदर लिखा है सिलेक्ट सेक्स इज इक्वल टू फीमेल फ्रॉम द स्टूडेंट्स माइनस प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और यहां पे लगा रखा है नेचुरल ज्वाइन, कंडीशन लिख रखी है स्टूडेंट के साथ में ही, बट स्टूडेंट का नाम जो है रीनेमिंग कर रखी है। तो ये जो है वो एक्चुअली यहां पे लिखा होना चाहिए, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन बाय रो स्टूडेंट्स एन एक्स एम स्टूडेंट, ऐसा कुछ है ये, यहां से हटा दे ताकि आपको एक लाइन में दिखे वो पूरा रिजल्ट। यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट 24 का 2004 का, और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार समझोगे तो समझ में आएगा। करो करो करो, सॉल्व करो, मैं यही हूं अभी। मैं स्क्रीन पे नहीं दिख पा रहा हूं क्योंकि मैंने एक क्वेरी जो लिखी है वो आपके सामने है। कंडीशनल ज्वाइन लगा हुआ है तो लगाओ भैया, सॉल्व तुमको करने का है। एक आंसर आया है बी, बाकी लोगों का आंसर का है? राजेंद्र प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। चलो समझने की कोशिश करते हैं है क्या। कंसिडर द रिलेशन स्टूडेंट नेम सेक्स मार्क्स। नेम
यहां पे प्राइमरी की है, अंडरलाइन कर रखा है, मतलब यूनिक नेम होने चाहिए। वेयर द प्राइमरी की इज शोन अंडरलाइंड, पता है हमें। pertaining to the students in a class that has at least one boy and one girl, कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो क्लास में है ही है, कम से कम 2 स्टूडेंट्स तो पक्का है, ठीक है। व्हाट डज द फॉलोइंग रिलेशनल एल्जेब्रा एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस, रो इज द रीनेम ऑपरेटर जो हमने यहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास में नेम है, उनके जेंडर्स हैं और मार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्ट निपटाते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास स्टूडेंट टेबल से हमने सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, सॉरी फीमेल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनका नाम ले लिया। तो पहली बार की क्वेरी जो सब क्वेरी है, इससे हमें मिलेगा नेम ऑफ ऑल फीमेल स्टूडेंट्स, ये आ गया माइनस। सेकेंड टाइप की क्वेरी में क्या ले रखा है, सेकेंड में क्या दे रखा है देख लेते हैं। सेकेंड क्वेरी में हमने नाम प्रोजेक्ट कराया है, किसका, स्टूडेंट, कंडीशनल ज्वाइन स्टूडेंट, उसी टेबल का उसी टेबल के साथ में कंडीशनल ज्वाइन, ओके। इट इज काइंड ऑफ अ सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन किया हुआ है ना। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास दे रखा है सेक्स, नेम, सेक्स, मार्क्स, है ना, नेम, सेक्स और मार्क्स। तो हमने स्टूडेंट्स टेबल का एक और रीनेमिंग की और टेबल के जो 3 कॉलम हैं उनकी रीनेमिंग की NXM। तो एक और टेबल इधर बनेगी स्टूडेंट नाम की ही, बट इस बार हमने रीनेमिंग कर दी, नेम की जगह N, S, सेक्स की जगह X और मार्क्स की जगह M, N, X और M, ठीक है। तो हमने एक्चुअली एक ही टेबल के 2 अलग अलग इंस्टेंसेस लिए, एक बार ये वाला एक बार ये वाला, इन दोनों के बीच में हमने नेचुरल ज्वाइन कराई। अब नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन क्या है, सेक्स इज इक्वल टू फीमेल, तो यहां से सारे फीमेल स्टूडेंट्स आएंगे, बस आए। फिर एंड X इज इक्वल टू मेल, यहां से सिर्फ मेल मेल स्टूडेंट्स आए, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि क्या मार्क्स लेसर देन और इक्वल टू M है। मार्क्स यहां पे जो भी है किसी भी मेल स्टूडेंट के कंपैरिजन में लेसर और इक्वल टू है, हां जी। अगर है तो वो वाला रो हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से हम नेम सिलेक्ट करेंगे। नेम मतलब ये वाला नेम, फीमेल स्टूडेंट का नेम, फीमेल स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करेंगे, फीमेल स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम यहां से सिलेक्ट होगा इस टेबल से, तो नेम सिलेक्ट होगा मतलब फीमेल वाला नेम। तो हमने हर एक रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, यहां पे होना चाहिए फीमेल, यहां पे होना चाहिए मेल। अगर किसी फीमेल स्टूडेंट के मार्क्स मेल स्टूडेंट के मार्क्स से छोटे हैं या बराबर हैं तो हम उस फीमेल स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है, क्योंकि मार्क्स लेसर देन इक्वल टू M ले रखा है, तो किसी भी मेल स्टूडेंट के कंपैरिजन में किसी स्टूडेंट का नाम मार्क्स कम है या इक्वल है तो वो फीमेल स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट होकर आ जाएगा। और हमको पता है कि प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक नाम देता है, तो हमारे पास यहां पे आ जाएंगे नेम ऑफ ऑल सच फीमेल स्टूडेंट्स who have scored lesser marks than at least one male student। कम से कम एक मेल के स्टूडेंट से भी किसी एक फीमेल स्टूडेंट का नाम या मार्क्स कम है तो वो नाम निकल के आ जाएगा। तो वो सारे फीमेल स्टूडेंट्स के नाम हमने सिलेक्ट कर लिए जिनका किसी ना किसी लड़के से मार्क्स कम था। कम से कम 1 2 3 जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनके लड़कों से मार्क्स कम थे वो सब हमने यहां सिलेक्ट कर दिए। अब हमने सारी फीमेल स्टूडेंट के नाम में से
वो फीमेल के स्टूडेंट्स के नाम सब्ट्रैक्ट किए जिनके कम से कम एक भी लड़के से मार्क्स कम थे। तो कौन सी फीमेल स्टूडेंट बच गई हमारे पास? अज्यूम करते हैं आपके पास स्टूडेंट टेबल में कुछ ऐसा डेटा है, नेम है सुनीता, सेक्स है फीमेल, कुछ तो मार्क्स हैं, फिर है अनीता फीमेल, कुछ मार्क्स हैं, देन संगीता एफ, हेमा एफ, पद्मा एफ, 60, 90, 85, 82, 53, ऐसे कुछ मार्क्स है। ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स ले लिए। अब मैंने कहा कि सारे फीमेल स्टूडेंट्स के नाम तो यहां पे हैं, उनमें से वो फीमेल स्टूडेंट्स के नाम मुझे हटाने हैं जिनके किसी भी एक भी लड़के से कम मार्क्स आए। तो मैंने कहा कि ये पद्मा ऐसी है जिसके एक मेल स्टूडेंट से भी मार्क्स कम है, एक भी मेल स्टूडेंट से भी मार्क्स कम है। हाँ जी, पद्मा ही ऐसी है जिनका एक भी मेल स्टूडेंट से मार्क्स कम है। इसको हटा दो तो बचेगा ये। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स के नाम होंगे जो फीमेल स्टूडेंट होंगे और जिनका किसी भी लड़के से मार्क्स कम नहीं होगा, पक्का किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी से भी है मार्क्स कम तो वो हट जाएंगे, यहां से माइनस करके वो नाम हट जाएंगे। हमने सेट डिफरेंस लिया है तो वो सारे रोज या टपल्स हट जाएंगे जिनका नाम यहां था। किन किन का नाम यहां था? जिन को मार्क्स कम आए किसी भी एक लड़के से भी। अगर एक लड़के से भी कम आए तो वो भी हट गया। तो किन किन के नाम यहां बचेंगे? जिन्होंने सारे बॉय स्टूडेंट से या मेल स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर किया है, सिर्फ वो बच जाएंगे। तो आंसर आएगा डी, नेम ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स विद मोर मार्क्स देन ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स। डी इज द करेक्ट वन। ऐसे गेट में ना बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने भी बनाए हुए हैं। इनको हम कल सुबह ट्राई करेंगे, सुबह सब लोग मिलके। ठीक है, तो कल सुबह हमारा यही टारगेट है। हम काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सेशन 9:15 AM होने वाला है ना। तो मंडे ऑनवर्ड्स इस वीक का जो शेड्यूल रहेगा इसी तरीके से रहेगा। 9:15 AM पे हमारा DBMS का लेक्चर लगेगा, फिर 12 PM पे हम OS देखेंगे और 5:15 PM पे हम देखेंगे COA। ये रहेगा हमारा मंडे ऑनवर्ड्स शेड्यूल। आज और YouTube पे आपकी कोई क्लास नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि दिवाली के पहले पहले आपको काफी सारा सिलेबस जो है खत्म कर दूं, ताकि आप लोग दीपावली टाइम में जब छुट्टियां रहें लोगों की, इनफैक्ट थोड़ी बहुत मैं भी छुट्टियां लूंगा 1-2 दिन की, तो उस टाइम पे आप लोग काफी कुछ रिवीजन और सेल्फ स्टडी खुद से कर पाए। जिन लोगों ने अभी टारगेट बना रखा है कि गेट 23 की प्रिपरेशन में फाइनल बूस्ट लेना है, 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप और ब्रह्मास्त्र प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे ये कोड यूज करके। अगर आप लोग गेट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अक्टूबर 14 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, गुरुकुल बैच, जिसमें आपको ये सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस मिलेंगी। अगर आपके पास कोई कॉम्बैट का स्कॉलरशिप का कोड है तो वो वैलिड है ओनली अप टू 14th ऑफ अक्टूबर। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। ये है एक नंबर। अगर आपके पास कोई भी कॉम्बैट का स्कॉलरशिप कोड है तो वो 14th ऑफ अक्टूबर तक ही वैलिड है, उसके बाद फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके पहले कर लीजिए, और अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई भी कोड नहीं है तो आप ये वाला कोड लगा लीजिए VDEEP10, ताकि आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाए, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। आप नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आप पे करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन कल सुबह सेम टाइम 9:15 AM पे। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।